नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, आप लोग अगर हमारे साथ रेगुलरली कनेक्टेड हैं तो आप लोग जानते होंगे कि पिछली वीडियो में मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आपके साथ डिस्कस की, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज साफ तरीके से निर्धारित कर दी कि अगर एक इंसान पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए के माध्यम से, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, इन माध्यम से किसी संपत्ति को खरीद रहा है तो यह दस्तावेज उसे मालिकाना हक नहीं दिलाने वाले। अब दोस्तों, इस जजमेंट से पहले भी साल 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यही जजमेंट पास कर चुका है, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां पर यही चीज निर्धारित की गई कि जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, इन माध्यम से संपत्ति को नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि ये दस्तावेज स्टैंप ड्यूटी चोरी करने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात आप लोग भी जानते हैं और हम भी काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में यानी कि साल 2023 में आज भी जीपीए के माध्यम से संपत्ति को खरीदा जा रहा है। और जब जीपीए से संपत्ति खरीदी जाती है तो एग्रीमेंट टू सेल और विल वसीयत साथ में बनवा लिए जाते हैं ताकि हम खुद को संपत्ति का मालिक घोषित कर सकें। पर दोस्तों, अब आप लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी सुन ली, तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप लोगों के पास भी यही दस्तावेज है, जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, तो इन दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे अपने पक्ष में एक पक्का दस्तावेज बनवा सकते हैं, एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी इंसान आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करे तो आप उसके खिलाफ स्ट्रांगली स्टैंड ले पाए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले आप लोगों को यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, इन दस्तावेज से क्यों संपत्ति को नहीं खरीदा जा सकता। अब दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए आपको सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रोविजन पढ़ना होगा, क्योंकि उसी प्रोविजन में यह चीज साफ तरीके से निर्धारित की गई है। अब डिस्प्ले पर दिखाकर मैं आपको यह प्रोविजन समझा दूं दोस्तों, एक मिनट डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए, यहां पर बेसिकली सेल क्या होता है, सेल कैसे की जानी चाहिए, इस बारे में बताया गया है। अगर आप एक मिनट ध्यान दें तो सेल करने का माध्यम बताया है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि अचल संपत्ति है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है, तो उसको केवल और केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से खरीदा जाएगा। देखिए, लिखा है कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब दोस्तों, आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हैं जिसे आप एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर टर्म्स कंडीशन लिखी गई है दोनों पार्टियों के बीच। अब इसकी लास्ट लाइन ध्यान दें, इट डज नॉट क्रिएट एन इंटरेस्ट और चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप एक एग्रीमेंट टू सेल बनाकर बैठे हैं, ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट टू सेल अपने पक्ष में करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि आप तो संपत्ति के मालिक बन गए, तो ऐसा उससे नहीं होने वाला, क्योंकि सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन साफ साफ निर्धारित करते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल केवल एक प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट है और खुद से वह दस्तावेज किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं देता है। यह हमारा सेक्शन 54 का प्रोविजन आ गया। अब दोस्तों, मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर मात्र 1 मिनट लगेगा सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर। आप देखिए, यहां पर डिस्प्ले पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तरीके से निर्धारित किया गया था कि अगर सेल ट्रांजैक्शन जो जीपीए के माध्यम से की जा रही है, ऐसी कंडीशन में वो किसी भी प्रकार का मालिकाना हक नहीं देगी। इसकी आखिरी लाइन ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन ऑफ नेचर ऑफ जीपीए सेल, सेल एग्रीमेंट विल डू नॉट कन्वे टाइटल और डू नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर नोर कैन दे बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप सेल एग्रीमेंट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे आप जीपीए के नाम से जानते हैं, या विल वसीयत, इन माध्यम से प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री कर रहे हैं, तो ये वैलिड माध्यम नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों, साल 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक जजमेंट और पास की, जहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बेच दी, उसके बाद उसी संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताने लगा, यह कहकर कि मैंने एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, ये जो डॉक्यूमेंट बनवाए हैं ये वैलिड डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं।
अब ऐसी स्थिति में जब ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। अब दोस्तों सेम सिचुएशन आपके साथ भी बन सकती है। अगर आपके पास भी एग्रीमेंट टू सेल जीपीए जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी या विल वसीयत है, और आपके ऊपर अगर कल को वही पुराना मालिक उठकर संपत्ति पर कब्जा कर ले तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप कोर्ट में लगाएंगे तो रेलिवेंट जजमेंट के हिसाब से तो आप मालिक ही नहीं होंगे। तो अब मैं आपको यहां से बताने वाला हूं कि इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने पक्ष में मालिकाना हक ले सकते हैं। यहां से वीडियो आपको बड़ी ध्यान से देखनी होगी। अब देखिएगा दोस्तों, एक एक कर सभी डॉक्यूमेंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए, अगर आप लोगों ने भी अपना दस्तावेज पढ़ा हो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वहां पर यही निर्धारित है कि आपको संपत्ति आगे बेचने का, किसी को आगे ट्रांसफर करने का, किराए पर देने का अधिकार है। पर मैं आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ा रूल क्लियर कर दूं कि जब तक अटॉर्नी को बनाने वाला या जिसको अटॉर्नी मिल रही है यह दोनों व्यक्ति जीवित है, तभी तक उस अटॉर्नी की वैल्यू है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना है कि अगर आपने जीपीए के माध्यम से अपनी संपत्ति खरीदी है तो आज भी क्या जिसको जीपीए मिली है वो या जो जीपीए देने वाला था, ये दोनों जिंदा है? अगर ये दोनों व्यक्ति जिंदा है तो आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। आपको क्या करना है, उस जीपीए का इस्तेमाल करते हुए अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों या फिर अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड करवा देना है। अब कैसे रजिस्टर्ड करवाना है? अगर आपने जब ये डॉक्यूमेंट बनवाए, जो पैसा आपने उस व्यक्ति को दिया, अगर आपके पास उसका प्रॉपर एविडेंस है कि हाँ भाई हमारी तरफ से पैसा जा चुका है, तो आप सेल डीड एग्जीक्यूट कराएं। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, आपको पता है हमारे पास एक नंबर का पैसा नहीं था, कैश में पेमेंट हुई है, तो आप गिफ्ट डीड करवा सकते हैं। क्योंकि इन्हीं माध्यम से जब आप अपने फैमिली मेंबर्स यानी कि पत्नी या बच्चों के नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर कराएंगे तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास पक्का कागज आ जाएगा, और उस पक्के कागज के दम से आप कोर्ट में या फिर कहीं भी बाहर अपने पक्ष में मालिकाना हक दिखा सकते हैं। तो जीपीए का इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार का अथॉरिटी का लेटर है कि जो संपत्ति का रियल ओनर है वो आपको अथॉरिटी दे रहा है कि आप उसके बिहाफ से किसी को भी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। पर वो अथॉरिटी लेटर यानी कि जीपीए अगर आप अपने पास रखकर बैठे हैं तो ये आपको मालिक नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर जीपीए आज भी वैलिड है, कैसे वैलिड है, उसको बनाने वाला और वो दोनों व्यक्ति आज भी अगर जिंदा है, तो आप जीपीए के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम पर या अपनी वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड करवा ले, चाहे गिफ्ट डीड कराए चाहे सेल डीड कराए। अब एक स्थिति हम मान लेते हैं कि भाई हो सकता है उनमें से किसी एक व्यक्ति का देहांत हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? देखिए, अगर जीपीए बनाने वाले व्यक्ति का देहांत हो गया तो अब आप जो आपको विल वसीयत दी गई है उस विल वसीयत के हिसाब से अपना नाम उस संपत्ति पर चढ़वा सकते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप उसे तहसीलदार कोर्ट के थ्रू जाकर करवा सकते हैं, वहां पर हो सकता है आपसे एनओसी की डिमांड की जाए। अगर ऐसा है तो आपको फिर सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, वहां से आपको उस विल वसीयत को प्रोबेट कराना पड़ेगा। जब विल वसीयत आपकी प्रोबेट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों का नाम उस संपत्ति में चढ़ जाएगा। अब दोस्तों कई बार सिचुएशन ये होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये बहुत से लोग चालाकी करते हैं। जब ऐसा होता है जब वो जीपीए वाला व्यक्ति जिंदा है यानी कि जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वह व्यक्ति जिंदा है, और विल वसीयत तो उस समय किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि विल वसीयत की केवल तभी वैल्यू है जब उसको बनाने वाले व्यक्ति का देहांत हो चुका हो। अब जब जीपीए जिसने आपके पक्ष में बनाई है उसने एक तरीके से, क्योंकि बड़ा सिंपल होता है जीपीए को कैंसिल करवाना, एक मात्र आपको नोटिस भेजा जाएगा और जीपीए को वहां पर कैंसिल करवा दिया जाएगा। अगर जीपीए को कैंसिल करवा दिया गया तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो एग्रीमेंट टू सेल है आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे बेनिफिट लिया जाएगा यह चीज जानना जरूरी है। देखिए, अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है, आपका संपत्ति पर कब्जा है, तो आपको किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है, आपका पोजेशन है, आप पूरी पेमेंट कर चुके हैं, तो ये आपको पोजेसरी राइट उस संपत्ति पर दिलवा देता है। पोजेसरी राइट मतलब संपत्ति पर कब्जा रखने का अधिकार दिलवाता है। कौन से सेक्शन के तहत? 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। अब आप कहेंगे सर कोई रेलिवेंट जजमेंट बताएं। बिल्कुल मैं आपको जजमेंट बताता हूं, साल 2023 की जजमेंट है। पहले केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर कर दूं मैं क्लियर, उसके बाद आपको जो मैं पोजेसरी राइट की बात कर रहा था एग्रीमेंट टू सेल से आपको मिला है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2 जून साल 2023 को जजमेंट पास की गई है, घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ये वही जजमेंट है जहां पर यह चीज क्लैरिफाई की गई है, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, जीपीए, इन माध्यम से कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। पर एग्रीमेंट टू सेल को लेकर यहां पर बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन दी गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर एक व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कर चुका है रजिस्टर्ड माध्यम से, यानी कि रजिस्टर्ड करा चुका है, अपनी तरफ से पैसा दे चुका है और संपत्ति पर कब्जा रख चुका है, तो ये उसको पोजेसरी राइट वहां पर दिलवा देता है। और ऐसी स्थिति में जो ट्रांसफरर है यानी कि जिसने संपत्ति बेची है या कोई थर्ड पार्टी आकर
उससे पोजेशरी राइट उसका नहीं छीन सकती। हां, कोर्ट प्रोसेस कर सकती है पर जबरदस्ती आकर उसको पोजेशन से बाहर नहीं कर सकती। अब ये पॉइंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि लीगली तरीके से अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट टू सेल यहां पर एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा ट्रांजैक्शन करने का, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचने का, पर वो एक डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्टी राइट तो नहीं दिलाता, पर जो प्रोस्पेक्टिव परचेजर है यानी कि संपत्ति का खरीदार है, अगर वो अपना पार्ट परफॉर्म कर चुका है यानी कि पैसे दे चुका है, संपत्ति पर कब्जा एक्वायर कर चुका है लीगली तरीके से, तो सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वो अपना पोजेशन उस पर जमा सकता है, अपना कब्जा जमा सकता है। इसकी लास्ट लाइन देखिए, सेड पोजेशरी राइट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव परचेजर, यानी कि जो उसका कब्जा रखने का अधिकार है खरीदार का, कैन नॉट बी इन्वेडेड बाय ट्रांसफरर, यानी कि जिसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, जिसने बेची है, उसकी तरफ से भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, या कि कोई थर्ड पार्टी जो उसके अंदर क्लेम कर रही है वो भी उसको वहां पर उसका जो पोजेशरी राइट है, कब्जे का अधिकार है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। अब इस चीज से आपको कैसे रिलेट करना है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है, कब्जा आपका है, रजिस्ट्रेशन आपकी है, तो अब आप ये चीज समझ चुके हैं कि कब्जे से आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत टेम्पररी इंजंक्शन में जाना है, यानी कि प्रॉपर्टी पर स्टे ले लेना है, ताकि वह इंसान धोखाधड़ी करके किसी और के नाम रजिस्ट्री ना कर दे, किसी को जबरदस्ती कब्जा ना दिलवा दे। अब जैसे ही आपको स्टे मिल जाए, आपको उस इंसान के ऊपर जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची है एक पार्ट परफॉर्मेंस का केस फाइल करना है, जहां पर कोर्ट उनको निर्धारित करेगा, डायरेक्शन देगा कि आपके नाम से जाकर प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री करवा दें। अब दोस्तों, कई बार सिनेरियो ये भी बनता है कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना आपका कब्जा है। अब आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में हम करें तो करें क्या, परेशान मत हो, मैं बैठा हूं। ऐसी स्थिति में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डालना है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है। वहां पर क्या होता है, कोर्ट आपके नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी करवा सकता है। अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट में जा रही है तो यह होगा कि जितना पैसा आपने दिया है वो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में आपके लिए विन विन वाली सिचुएशन है। पर प्रायोरिटी एक एडवोकेट यही रखता है कि आपके नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही करवाई जाए। अब दोस्तों, ये तीनों डॉक्यूमेंट मैंने आपको क्लियर कर दिए, जीपीए, पावर ऑफ अटॉर्नी और विल वसीयत, कि कैसे इसका इस्तेमाल करके आप अपने पक्ष में पक्का कागज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं जो लीगली भी इंपॉर्टेंट रखता है। अब कई बार सिनेरियो में यह देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो वैलिड है, यानी कि यही सभी डॉक्यूमेंट है, जीपीए, अटॉर्नी, विल वसीयत, और एक आपको पोजेशन लेटर दिया जाता है, पेमेंट रिसिप्ट भी दी जाती है, एफिडेविट भी दिया जाता है, पर जो आपकी जगह है वहां पर रजिस्ट्री ही शुरू नहीं है, यानी कि रजिस्ट्री आप कराने जाते हैं तो यह कह दिया जाता है रजिस्ट्री बंद है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें, देखिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या आपकी सिचुएशन में पीएम आवास योजना चालू है। अगर पीएम आवास योजना वहां पर चालू है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने अटॉर्नी की चैन बनवाई हुई है, यानी कि अटॉर्नी से अटॉर्नी बनकर प्रॉपर्टी चलती आ रही है, वो उसको वेरीफाई करते हुए एक वैलिड कन्वेयंस डीड आपको देते हैं। कन्वेयंस डीड मतलब आपके नाम एक रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड आ जाती है जो आपको संपत्ति का मालिक दिखा देती है। अब ऐसी स्थिति में आपका पोजेशन भी वहां पर साबित हो गया, एक रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड भी आपके पास आ गई, ये भी आपको संपत्ति का मालिकाना हक दिलवा देती है। अगर सारे के सारे सिनेरियो आपके अगेंस्ट में है, मान लेते हैं पोजेशरी राइट आपके फेवर में नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल आपके फेवर में नहीं है, विल वसीयत आपके फेवर में नहीं है, चलिए मानते हैं जीपीए भी आपके फेवर में नहीं है, तब आप आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट का सहारा लेते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर एक पोजेशन होल्डर यानी कि कब्जाधारी संपत्ति के रियल मालिक के अगेंस्ट में जाकर एक कब्जा जमा लेता है और संपत्ति का रियल ओनर 12 सालों के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता, तो 12 साल कंप्लीट होने के बाद वो अपना मालिकाना हक भी खो देता है। अब आपको सेक्शन 34 के तहत एक डिक्लेरेशन सूट फाइल करना है, जहां पर रियल ओनर को यह दिखाना है कि उसका लिमिटेशन टाइम बाढ़ हो गया, कि लिमिटेशन टाइम के अंदर उसने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। इसके तहत आप संपत्ति के रियल मालिक के अगेंस्ट में डिक्री पा सकते हैं और वो भी आपको मालिकाना हक दिखा देगी। पर ध्यान दें, अगर आप आर्टिकल 65 के तहत जा रहे हैं तो आपको अपना कब्जा बताना होगा, ना कि बाकी डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर रखते हुए ये कहने हैं कि इन डॉक्यूमेंट से तो मैं मालिक हूं और वैसे कब्जे के तहत कब्जादारी हूं। जी नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ निर्धारित कर चुका है कि आप दोनों प्ली को एक साथ नहीं यूज करेंगे, या तो आप अपने आप को कब्जादारी बताएंगे या फिर मालिक बताएंगे। तो कब्जादारी वाली सिचुएशन यानी कि आर्टिकल 65 तभी यूज करना है जब बाकी सभी सिनेरियो आपके अगेंस्ट में जा चुके हों, तभी आप इन तहत यूज करते हुए एडवर्स पोजीशन के तहत खुद के पक्ष में मालिकाना हक ले पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत भी बढ़िया लगी, नॉलेजेबल लगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी, तो आप वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।